करिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे we will deal with the topic economic crisis. What we learned in our previous video? We learned about political turmoil in Germany. हमने देखा कैसे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की सिचुएशन इमर्ज हो चुकी थी जर्मन सोसाइटी में। वीयना रिपब्लिक और स्पार्टासिस्ट लीग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और इन दोनों की ही इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाने की पूरी कोशिश किसने की? जर्मनी में हिटलर ने की। हिटलर के लिए एक तरह से हम कह दें कि प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, उसके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन प्रिपेयर हो रही थी जर्मनी में। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी जर्मनी में, और आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिकली जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा था, क्या सिचुएशन थी। जर्मनी एंड वॉर रिपरेशन, वी ऑल आर वेल नोन अबाउट दिस वन। हम सबको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने ट्रीटी ऑफ वर्साई पढ़ा है, और ट्रीटी ऑफ वर्साई दैट वाज कंसीडर्ड एज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी फॉर जर्मन्स। उसमें हमने देखा है कि कैसे जर्मनी की ओवरसीज कॉलोनीज को, उसकी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज को एलाइज ने अपने कब्जे में ले लिया। और इतना ही नहीं, कुछ वॉर इंडेमिनिटी भी जो है वो इम्पोज की गई थी जर्मनी के ऊपर। वॉर गिल्ट क्लॉज के अंदर में हमने इसको पढ़ा था, याद है आपको? क्या अमाउंट था वो? यस, वेरी गुड, दैट वाज 6 बिलियन पाउंड्स। दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी रकम थी ये। 6 बिलियन पाउंड्स, इतना जर्मनी को जो है एज अ वॉर इंडेमिनिटी पे करना था अलाइज को। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। जर्मन्स साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली क्योस के कंडीशन में थे। वीयना रिपब्लिक वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर जर्मन्स, और वीयना रिपब्लिक के लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था एंड इट वाज नॉट इन कंडीशन टू डील विद द सिचुएशन। वो किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से उबर पाने की स्थिति में नहीं दिख रही थी। ये एक शर्मनाक स्थिति से तो वो जूझ ही रहे थे, साथ में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म ने भी उनके नाक में दम कर रखा था, और उनके प्रति जब वो हैवी हैंड्स यूज कर रहे थे तो लोगों के मन में और ज्यादा रिलेक्टेंसी आ रही थी वीयना रिपब्लिक को लेकर के। तो जर्मनी ने क्या किया 1923 में? ये डिसाइड किया कि दे वुड नॉट पे द वॉर इंडेमिनिटी। है ही नहीं उनके पास, कहां से देंगे? सरेंडर कर दिया, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। एज अ रिजल्ट, फ्रेंच ऑक्यूपाइड रोवर रीजन विच वॉज अ लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जर्मनी। जर्मनी ने वॉर इंडेमिनिटी पे करने से मना कर दिया। फ्रांस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, अच्छा आप वॉर इंडेमिनिटी नहीं पे करोगे? देखो हम तो जीती हुई पार्टी हैं, आपने ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन किया है, आपको हमने हराया है। और फ्रांस ने क्या किया? ऑक्यूपाइड रोवर रीजन। रोवर रीजन क्या है? रोवर, वहां एक नदी है और उसके आसपास का जो इलाका है ना, वहां पर कोल बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्रियल रीजन है वो जर्मनी का। अब फ्रांस ने क्या किया? उस पर अपना अधिकार कर लिया। जर्मनी की हालत और खराब हो गई क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल रीजन था, यहां से जर्मनी अपना कुछ फाइनेंशियली जो शॉर्टकमिंग्स चल रही थी उसको ओवरकम करने की उसमें एफर्ट में वो रहता था। कुछ ना कुछ यहां से मिल जाए, क्योंकि कोल भी था वहां पर और वो एरिया पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भी था। लेकिन वो भी फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जर्मनी ने वॉर इंडेमिनिटी पे करने से रिफ्यूज कर दिया था। जर्मनी रिटेलिएटेड मीन्स टू गिव रिप्लाई
मतलब अगर आप किसी बात का जवाब दें, ठीक है, तो जर्मनी ने इस बात का जवाब कैसे दिया? विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। अब यहां आप समझिएगा, जर्मनी के पास पैसा नहीं था, वॉर इंडेमनिटी देने से उसने मना किया। उसके ऐसा करने पर फ्रांस ने उसके इंडस्ट्रियल रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। जर्मनी फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने डायरेक्ट तो रिवेंज नहीं लिया, डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उसने दिखाया कि अच्छी बात है, जब फाइनेंशियली उन्हें ऋण करने की तैयारी हो रही है, तो उसने क्या किया, अपने देश में पेपर करेंसी जो थी उसको रेकलेसली प्रिंट करना शुरू कर दिया, नॉन स्टॉप प्रिंट करना शुरू कर दिया। मीन्स ऑन अ लार्ज स्केल जर्मन मार्क्स वर प्रिंटेड। जर्मनी की करेंसी है ना जर्मन मार्क्स, मार्क बोलते हैं सिंगुलर में, मार्क, वो रेकलेसली प्रिंट होने लगी। अब थोड़ा बहुत आप भी सोच रहे होगे कि ये तो बहुत अच्छा है, उनके पास पैसे की कमी थी, उन्होंने पैसा प्रिंट कर लिया। हम में से सभी ने अपने बचपने में ये बात जरूर सोची होगी कि पैसा अगर कम है तो हम बहुत सारा पैसा बना क्यों नहीं लेते। आपने सोचा कभी? मैं अपना बताऊं, मैं जब छोटी थी तो मैंने सोचा था एक बार कि अगर ये पैसे हमारे घर में कम हैं तो क्यों नहीं, मतलब अपने घर में कम है, अपने देश में कम है, हमें दूसरों से लोन लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है, तो क्यों नहीं हमारी भारत सरकार अपने देश में बहुत सारा नोट प्रिंट कर लेती है। बहुत सारे नोट जब प्रिंट हो जाएंगे तो सबके पास पैसे हो जाएंगे, फिर कोई पुअर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। लेकिन बेटा ऐसा करना समझदारी नहीं है और शायद इसीलिए गवर्नमेंट नहीं करती है। वो तो हमारा बचपना था जो हम ऐसा सोचा करते थे, शायद आप लोगों में से भी किसी ने सोचा हो। यहाँ एक बड़ी अच्छी पोयम थी एक सुभद्रा कुमारी चौहान की, मैंने छुपकर बचपन में पैसे बोए थे। शायद आपने पढ़ा हो इस पोयम को, नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़िएगा, बड़ी अच्छी पोयम है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जर्मनी ने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी पेपर करेंसी की, बिल्कुल मनमाने ढंग से। इससे क्या हुआ? एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। अब आप देखिए कितनी वैल्यू में डिक्लाइन आई थी जर्मन मार्क के, जर्मन की जो करेंसी थी जर्मनी की, उसमें कैसे डिक्लाइन आया था। इन अप्रैल 1923 एन अमेरिकन डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 जर्मन मार्क्स। ध्यान से समझिएगा, $1 की कीमत 24,000 जर्मन मार्क्स हो गई थी, इतना ज्यादा वैल्यू गिर गई। बट बाय दिसंबर 1923 one had to pay nearly 10 million German marks to exchange for $1। कितना शार्पली इसकी वैल्यू में डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है वैल्यू कम हो गई तो क्या हुआ, पैसे तो हो गए ना हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे हो गए। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। दिस कॉज्ड ग्रेट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। चीजों के दाम बढ़ गए। अब इसमें समझो कैसे बढ़ गए। सपोज आप अपने घर से 20,000 जर्मन मार्क लेकर आए फॉर अ लोफ ऑफ ब्रेड, और तब तक कोई दूसरा आया जिसने 30,000 जर्मन मार्क पे करने की बात कही। कोई तीसरा आ गया, उसने कहा कि मैं 50,000 जर्मन मार्क पे कर दूंगा। कोई नेक्स्ट आ गया, उसने कहा मैं 1 लाख जर्मन मार्क पे कर दूंगा, ये लोफ ऑफ ब्रेड मुझे दे दो। अब आप देखो कि वो एक ब्रेड का टुकड़ा कितना महंगा हो गया। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रही है आपको ये बात? आप 20,000 जर्मन मार्क लेकर के गए थे और जो अगला बंदा था वो उसके लिए 1 लाख जर्मन मार्क पे करने को रेडी है। दोनों में रिलेशन देखो, पैसे की वैल्यू कम हो रही है और गुड्स की इंक्रीज हो रही है। इट वॉज द सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, प्राइस राइज, और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है अप्रत्याशित ढंग से, अनएक्सपेक्टेड, आवश्यकता से ज्यादा महंगाई जो है वो देश में बढ़ने लगी। इन सिंपैथी यूएस हेल्प्ड जर्मनी अंडर डेविस प्लान। अब हम समझ लेते हैं ये
डेविस प्लान क्या था? चार्ल्स डेविस जो है वो अमेरिका में रहते थे। उनके लीडरशिप में और डेविस कमिटी वाज अपॉइंटेड in 1923 to examine the questions as to how Germany's crisis could be dealt with. अब अमेरिका को थोड़ी थोड़ी दया आने लगी थी जर्मनी के ऊपर, और अब अमेरिका को ये लग रहा था कि अलाइज को इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, और उन्होंने एक प्लान बनाया, कमेटी बनाई, और उसमें ये बात रखा गया डिस्कशन के लिए, ये क्लॉज इंपॉर्टेंट था कि कैसे जर्मनी को हेल्प किया जाए कि वो अपने इस ऑड सिचुएशंस को ओवरकम कर पाए। This committee had recommended that the amount of annual payments to be made by Germany should be fixed. इन्होंने कहा कि एक अमाउंट है एनुअली, इसकी जर्मनी की प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए वो अमाउंट फिक्स कर दिया जाए। Moreover, Germany was to be given a foreign loan of 800 million marks. और इसके अलावा जर्मनी को 800 मिलियन मार्क्स का फॉरेन लोन भी देने की बात रखी गई। द यूनाइटेड स्टेट्स गेव ह्यूज सम्स ऑफ मनी एज लोन टू जर्मनी टू टाइड ओवर हर इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके अलावा यूएस ने भी उसे एक अच्छी खासी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के बारे में बात कही, जिससे कि जर्मनी की जो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर हो सके, जर्मनी उसे ओवरकम कर सके। ये था डेविस प्लान। तो देखा हमने कैसे जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा मिजरेबल हो चुकी थी, बहुत दयनीय हो चुकी थी, और किस तरह से अमेरिका आगे मदद की हाथ लेकर के आता है और जर्मनी की मदद करता है। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई जर्मनी के लिए, लेकिन ये जो अच्छाई थी, ये जो खुशियां थी जर्मनी में, वो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि आगे मुश्किलों भरा समय इंतजार कर रहा था। क्या था वो? द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, जहां मैं आपको बताऊंगी कि ये कंसेप्ट क्या है, क्या था ये, किस तरह से इसने जर्मनी की कुछ सुधर रही स्थिति को और ज्यादा फिर से बिगाड़ दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।